चट्टान खुले समुंदर की तेज रफ्तार लहरों में पहुंचकर अब खासी रफ्तार से एक तरफ को बढ़ रही थी। जजीरा अब उनसे काफी दूर हो गया था, लेकिन चट्टान पर बैठ जाने के बाद हालात की मजबूरी ने उन्हें और ज्यादा जकड़ लिया था। किसी भी लम्हे समुंदर में तूफान आ सकता था या तेज हवा चल सकती थी। इस सूरत में वो लाजमन हलाक हो जाते। वैसे भी उनके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी न था। इमरान और खावर दोनों की हालत बदस्तूर नाजुक थी। उनकी समझ में न आ रहा था कि अब वो क्या करें और कहाँ जाएं। बस सिर्फ एक उम्मीद थी जिसने उनके दिलों में चिराग रोशन कर रखे थे कि इस तरह बहते हुए वो किसी ऐसे जजीरे तक पहुंच जाएं जहां उन्हें खुराक और पानी के साथ साथ इलाज मुआवजे की सहूलत भी मिल जाए और वहां से वो जजीरा टापू तक पहुंच सकें। लेकिन अव्वल तो दूर दूर तक उन्हें कोई जजीरा नजर ना आ रहा था, और अगर बफर्ज महाल वो किसी जजीरे तक पहुंच भी जाते तब भी ये जरूरी ना था कि जजीरे पर मौजूद अफराद उनसे हमदर्दी करते। यहाँ ऐसे जजीरों पर ज्यादातर स्मगलर और जराइम पेशा लोग ही काबिज थे और उनसे हमदर्दी की तवक्को फजूल थी। लेकिन बहरहाल ना होने से कुछ होना बेहतर ही साबित हो सकता था, इसलिए उम्मीद बहरहाल उनके दिलों में मौजूद थी। अगर इमरान को कुछ हो गया तनवीर, तो जोलिया ने भराए हुए लहजे में कहा। बेफिक्र रहो जोलिया, इमरान को अल्लाह ताला ने बेपनाह कुव्वत मदाफियत से नवाजा हुआ है, ये लाजमन बच जाएगा। तनवीर ने उसकी ढाढ़ बंधाते हुए कहा। अब न जाने क्या बात थी कि इस वक्त उसे इमरान से जरा बराबर भी रकाबत महसूस न हो रही थी। हाँ, अगर इमरान ठीक ठाक होता तो शायद जोलिया का ये फिक्रा तनवीर के दिल में आग के शोले भड़का देता, लेकिन उसकी फितरत ही ऐसी थी कि वो लाशऊरी तौर पर तो इमरान को बेहद पसंद करता था। इसलिए जब इमरान की जान खतरे में होती तो वो उसे बचाने के लिए जलती हुई आग में भी कूद जाने से दरेग न किया करता था। लेकिन जब इमरान ठीक होता तो फिर उसे इमरान कतई पसंद न आता था। जजीरा, वो जजीरा, अचानक सिद्दीकी ने चीख कर कहा। वो दूर शुमाल की तरफ इशारा कर रहा था और सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे। वाकई दूर जजीरा एक छोटे से धब्बे की सूरत में नजर आ रहा था, और इत्मीनान बख्श बात यह थी कि उनकी चट्टान नुमा किश्ती का रुख भी उसी तरफ था। या अल्लाह, इस जजीरे पर इमरान और खावर के लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त हो जाए। जोलिया ने बड़े पुरखलूस अंदाज में हाथ उठाकर बाकायदा दुआ मांगनी शुरू कर दी। वो भराए हुए लहजे में बार बार ये दुआ मांग रही थी, और सबको उसके लहजे से साफ महसूस हो रहा था कि ये दुआ उसकी दिल की गहराइयों से निकल रही है। उसे इस वक्त सिवाय इमरान की सेहतयाबी के और किसी चीज की भी फिक्र न थी। वो मुसलसल दुआ मांगती रही और फिर अचानक वो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ी और उसने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया, और उसके इस कदर पुरखलूस जज्बात देखकर सबकी आंखों में आंसू भर आए। तनवीर जल्दी से आगे बढ़ा और उसने जोलिया को उठाया और फिर उसके बाजू पर थपकी देकर तसल्ली देने लगा। जोलिया, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी जान देकर भी इमरान की जान की हिफाजत करूंगा, तनवीर ने कहा। और जोलिया सिसकियां भरती हुई इमरान के साथ जाकर बैठ गई। तनवीर दोबारा अपनी जगह पर आ गया। कमांडर हारिस उसके साथ बैठा हुआ था। क्या ये इमरान की बीवी है? कमांडर हारिस ने जोलिया की तरफ इशारा करते हुए तनवीर से कहा। नहीं, ये हमारी सीक्रेट सर्विस की नंबर 2 चीफ है, और इसका रोना इमरान के लिए बहैसियत साथी के है, तनवीर ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। और कमांडर हारिस हैरत से जोलिया को देखने लगा। लेकिन वो दूसरा आदमी भी तो आप लोगों का साथी है, उसके लिए तो ऐसे जज्बात का इजहार नहीं किया गया। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कमांडर हारिस ने कहा। उसकी हालत इतनी खराब नहीं है जितनी इमरान की है, और इमरान न सिर्फ हमारे सीक्रेट सर्विस बल्कि पूरे पाक एशिया के 10 करोड़ अफराद की जिंदगियों का मुहाफिज है।
तुम तो सिर्फ जोलिया की बात कर रहे हो। अगर पाक एशिया के 10 करोड़ अवाम को इमरान की इस हालत का पता चल जाए तो हमारी कौम का हर बच्चा उससे ज्यादा गिड़गिड़ाकर उसकी जिंदगी और सेहत के लिए दुआएं मांगने लग जाएगा, तनवीर ने कहा। वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो मिस्टर तनवीर। सिर्फ पाक एशिया ही नहीं, इमरान का नाम पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के दिलों में धड़कता है और हम सब के जज्बात पाक एशिया सीक्रेट सर्विस और खसूसन इमरान के लिए इंतहाई शदीद हैं। आप यकीन करें कि फ़लस्तीनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हमारे पास वसाइल भी हैं और जान देने वाले अफराद की कभी कमी नहीं है, लेकिन जहां भी हमें ख़तरा महसूस होता है हमारी नज़रें पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की तरफ ही उठती हैं और जब पाक एशिया सीक्रेट सर्विस हामी भर लेती है तो यकीन कीजिए हमें वाकई ऐसे महसूस होता है जैसे हम किसी मजबूत पनाहगाह में दाखिल हो गए हों, कमांडर हारिस ने इंतहाई जज्बात भरे लहजे में कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। जजीरा अब काफी करीब आ चुका था। ये निस्बतन छोटा जजीरा था। तनवीर, हो सकता है यहाँ लीसाक के ही आदमी हों, इसलिए हमें मोहतात रहना चाहिए, जोलिया ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। वो अब पूरी तरह संभल चुकी थी। हाँ, सब कुछ मुमकिन है। मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है। तुम और कमांडर हारिस यही चट्टान पर बैठे रहेंगे, मैं और सिद्दीकी समुद्र में कूद जाएंगे और फिर इस चट्टान की ओट लेते हुए जजीरे तक पहुंचेंगे ताकि खतरे की सूरत में कोई न कोई दिफा किया जा सके। वो लोग कोई भी हों, बहरहाल वो हमें फौरी तौर पर गोली नहीं मारेंगे और जजीरे पर पहुंचने के बाद जो होगा देखा जाएगा, तनवीर ने कहा। बिल्कुल ठीक है, जोलिया ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ समुद्र में रहूं, कमांडर हारिस ने कहा। नहीं कमांडर हारिस, तुम हमारे मिशन के लिए इंतहाई अहम आदमी हो, इसलिए तुम यहाँ इत्मीनान से बैठो। तुम्हारी हिफाजत हमारा फर्ज है। समुद्र में बेशुमार खतरात सामने आ सकते हैं, तनवीर ने कहा और कमांडर हारिस खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद जजीरा जब काफी करीब आ गया तो तनवीर ने सिद्दीकी को इशारा किया और वो दोनों समुद्र में उतर गए और चट्टान की ओट लेकर जजीरे की तरफ बढ़ने लगे। जोलिया और कमांडर हारिस बड़े चौंकने अंदाज में बैठे लम्हा बे लम्हा करीब आते जजीरे को देख रहे थे, लेकिन अभी तक जजीरे पर कोई आदमी नजर न आया था। मेरे ख्याल में ये जजीरा वैरान है, कमांडर हारिस ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा और जजीरा पर हमें इमरान के लिए लाजमन तिबी इमदाद मिल जाएगी, जोलिया ने बड़े पुर यकीन लहजे में जवाब देते हुए कहा और कमांडर हारिस खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद चट्टान जजीरे के करीब किनारे पर पहुंच गई और फिर जोलिया और कमांडर हारिस दोनों कूदकर चट्टान से जजीरे की चट्टानों पर पहुंच गए। क्योंकि वो इस चट्टान को बांध तो न सकते थे और उसे हाथ से गुजारना भी न चाहते थे, इसलिए तनवीर के कहने पर सिद्दीकी ने तनवीर के साथ मिलकर उसे एक ऐसी खाड़ी के तरफ धकेलना शुरू कर दिया जहां से वो अपने आप वापस समुद्र में न जा सके। चट्टान पर इमरान और खावर उसी तरह पड़े हुए थे। जब चट्टान उनकी मतलूबा जगह पर पहुंच गई तो वो दोनों चट्टानें फलांगते हुए ऊपर जजीरे की सतह की तरफ बढ़ने लगे। जोलिया और कमांडर हारिस उनसे आगे जा रहे थे। वाकई ये तो वैरान जजीरा है, यहाँ कोई आदमी नहीं है, जोलिया ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। यहाँ लाजमन कोई न कोई चश्मा या ऐसा गड़ा होगा जिसमें बारिश का पानी जमा होगा और अगर पानी ही मिल जाए तो इमरान की हालत किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है। तनवीर ने ऊपर पहुंचकर इमरान को एहतियात से एक दरख्त के साए में लिटाते हुए कहा। खावर को भी वहीं लिटा दिया गया। मैं पानी तलाश करती हूँ, जोलिया ने कहा। नहीं, तुम और कमांडर हारिस इन दोनों का ख्याल रखो, सिद्दीकी और मैं जाते हैं, तनवीर ने कहा। उनके अपने कपड़ों से पानी गिर रहा था, लेकिन ये पानी खारी था। उन्हें सादा पानी की तलाश थी।
वो दोनों आगे बढ़े और अभी उन्होंने चंद कदम ही उठाए होंगे कि यकलख्त एक तरफ से मशीन गन की तड़तड़ाहट गूंजी और उसके साथ ही सिद्दीकी और तनवीर दोनों चीखते हुए नीचे गिरे। उनके नीचे गिरते ही अकब से जोलिया की तवील चीख सुनाई दी और फिर वो भी तेवरा कर नीचे आ गिरी। आह आह आह, विक्ट्री फॉर लीसाक, विक्ट्री फॉर लीसाक। तनवीर के डूबते हुए ज़हन पर लीसाक के कहके और आवाज़ किसी हथौड़े की तरह पड़े और दूसरे लम्हे उसने एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन फिर वो तिवरा कर नीचे गिर गया। उसके ज़हन पर यकलख्त मौत के अंधेरों ने यलगार कर दी थी और कमांडर हारिस अब अकेला खड़ा हैरत से उस तरफ देख रहा था। इधर से लीसाक हाथ में मशीन गन पकड़े नमूदार हुआ था। लीसाक के चेहरे पर मुसरत और कामयाबी के बेपनाह तासुरात नुमाया थे। सिद्दीकी और तनवीर तो साकित हो गए थे, जबकि जोलिया अभी तक जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। तत तुम लीसाक, कमांडर हारिस ने डूबते हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं कमांडर हारिस, तुम मुझसे बचकर निकल रहे थे। देखो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ एक फाते की हैसियत से, और अब तुम एक बार फिर मेरे रहमो करम पर हो, लीसाक ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहा। और कमांडर हारिस का चेहरा गुस्से की शिद्दत से मुतगय्यर हो गया। उसने मशीन गन की परवाह किए बगैर लीसाक पर छलांग लगा दी, लेकिन लीसाक उससे कहीं ज्यादा तेज था। वो बिजली की सी तेजी से एक तरफ हटा और उसके साथ ही उसने अपने पर आते हुए कमांडर हारिस की पसलियों में उस तरह घुमाकर लात मारी कि कमांडर हारिस चीखता हुआ मुड़कर तनवीर के ऊपर जा गिरा और लीसाक ने उछलकर उसकी कनपट्टी पर जोरदार लात जमा दी। मैं इन लोगों की मौत को यकीनी बना लूं, फिर तुम्हारा हशर भी करता हूं। कमांडर हारिस, फतह यहूदियों का मुकद्दर है, लीसाक ने कहा और फिर उछलकर एक जोरदार लात कमांडर हारिस को मारनी चाहिए, लेकिन कमांडर हारिस ने तेजी से मुड़कर अपने आप को बचा लिया और लीसाक की भरपूर लात को तनवीर के सर पर पड़ी और तनवीर के जिस्म में हल्की सी हरकत पैदा होने लग गई। तुम मुझसे बच नहीं सकते, लीसाक ने चीखते हुए कहा और फिर उसने एक और लात चलाई और इस बार उसका निशाना दुरुस्त साबित हुआ और कमांडर हारिस का तड़पता हुआ जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया। लीसाक का ध्यान तनवीर की तरफ था ही नहीं। जोलिया अभी तक तड़प रही थी। गोलियां उसके कुल्हों पर पड़ी थीं, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि वो सिवाय तड़पने के और कुछ करने के काबिल न थी। हाह हाह हाह, फतह यहूदियों का मुकद्दर है, लीसाक ने एक बार फिर फातिहाना अंदाज में कहका लगाते हुए कहा और मशीन गन का रुख जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़े हुए इमरान, खावर और सिद्दीकी और उनके करीब मौजूद तड़पती जोलिया की तरफ कर दिया। उसी लम्हे उसे अपने अकब में कराह सुनाई दी तो वो तेजी से पलटा। तनवीर होश में आ रहा था। तुमने मुझे बेहद तंग किया है स्कॉट ब्लोटन, या जो भी तुम्हारा नाम हो, लेकिन देखो, आंखें खोल कर देखो कि आखिरी फतह फिर भी मेरी ही हुई है, लीसाक ने तेज लहजे में कहा। तनवीर के पेट और एक बाजू में गोलियां लगी थीं। उसके जख्मों से खून तेजी से बह रहा था, इसलिए जाहिर है वो होश में आ जाने के बावजूद भी लीसाक का कुछ न बिगाड़ सकता था। तनवीर ने कराते हुए आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुली हुई और सुर्ख थीं। अब बोलो स्कॉट ब्लोटन, फतह किसकी हुई? जोर से नारा मारो कि फतह यहूदियों का हक है, लीसाक ने उसके करीब जाकर बड़े हकारत भरे अंदाज में उसके जिस्म को ठोकर मारते हुए कहा। फतह और तुम, जब तक मेरे जिस्म में सांस मौजूद है लीसाक, तुम्हारे करीब फतह भी नहीं फटक सकती। मेरा नाम तनवीर है, तनवीर, तनवीर ने रुक रुक कर कहा। है तुम्हारी फतह, तुम सबके हिस्से में मौत आई है, मौत, लीसाक ने मशीन गन का रुख तनवीर की तरफ मोड़ते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा। तनवीर उसकी
उसके ऊपर उछलकर इस तरह टकराया था। लिसाक ने नीचे गिरते ही तनवीर को एक तरफ उछाल दिया और हाथ से निकलकर एक तरफ गिरने वाली मशीन गन की तरफ बढ़ा, लेकिन तनवीर यकलख्त इस तरह उठ खड़ा हुआ जैसे वो जख्मी ना हो। हालांकि उसका बायां बाजू वह यकसर बेकार होकर लटक रहा था। पेट के जख्मों से खून रस रहा था, लेकिन वो इस तरह तना हुआ खड़ा था जैसे कोई तनावर दरख्त तूफान का रुख मोड़ने के लिए उसके सामने डट जाता है। उसे इस तरह अचानक खड़ा होते देखकर लिसाक भी उछलकर खड़ा हुआ ही था कि तनवीर ने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन जाहिर है वो शदीद जख्मी था और लिसाक बिल्कुल सही सलामत था। वो तेजी से एक तरफ हटा और तनवीर मुंह के बल नीचे जमीन पर गिरा और लिसाक ने उछलकर उसकी कनपट्टी पर लात मारनी चाही, लेकिन तनवीर नीचे गिरते ही तेजी से घूमा और लिसाक की टांग उसके हाथों में आ गई और लिसाक चीखता हुआ नीचे गिरा। तनवीर ने उछलकर उसके ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन लिसाक ने तेजी से करवट बदली और दूसरे लम्हे वो उसके ऊपर आ गिरा और फिर उसके दोनों हाथ तनवीर की गर्दन पर जम गए। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, लिसाक ने दांत कुचकचाकर पूरा जोर लगाते हुए कहा और तनवीर का चेहरा तेजी से मुतगय्यर होता गया। वैसे भी उसके चेहरे पर जर्दी छा चुकी थी, खून काफी मिकदार में निकल चुका था और मजीद निकल रहा था, लेकिन यकलख्त वो तड़पा और उसका दायां हाथ बिजली की सी तेजी से लिसाक की नाक पर पड़ा और लिसाक चीखता हुआ पहलू के बल जा गिरा। उसके हाथ तनवीर की गर्दन से अलहदा हो गया। तनवीर ने उसके ऊपर बाल नीचे गिरते ही करवट बदली और एक लम्हे में वो अपने जिस्म को घसीटता हुआ उस पर गिरा। लिसाक ने घुटने सुकेड़कर उसे उछालना चाहा, लेकिन तनवीर पर तो उस वक्त वहशत सवार थी। उसने बिजली की सी तेजी से सर झुकाकर किसी वहशी और बिफरे हुए सांड की तरह उसकी नाक पर जोरदार टक्कर रसीद कर दी और लिसाक के हल्क से बेख्तियार जोरदार चीख निकली। उसने तड़प कर तनवीर के नीचे से निकल जाना चाहा, लेकिन तनवीर ने उसे एक और भरपूर टक्कर जमा दी और लिसाक के हल्क से एक और चीख निकली, लेकिन साथ ही उसके घुटने तेजी से सुकड़े और तनवीर उछलकर पीछे जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही वो तेजी से उछला। उसी लम्हे लिसाक ने उछलकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तनवीर ने एक हाथ से उसकी टांगों को यकलख्त ऊपर की तरफ उठाया और उसके साथ ही वो खुद भी तेजी से ऊपर को उठता गया। लिसाक ने अपने जिस्म को घुमाकर अपने आप को एक तरफ घुमाना चाहा, लेकिन उसी लम्हे जोलिया घिसट कर वहां पहुंच चुकी थी और उसने दोनों हाथों से लिसाक के सर पर ज़रब लगाई और लिसाक एक लम्हा के लिए साकित हुआ ही था कि तनवीर ने दोनों टांगे आगे करके उसके कंधों की दूसरी तरफ की और फिर पूरे जिस्म समेत उसकी टांगों पर जोर देता हुआ उसके सर की तरफ गिरता गया। खटाक की आवाज के साथ ही लिसाक के हल्क से इस कदर तेज चीख निकली कि पूरा जजीरा गूंज उठा और तनवीर पूरी कुव्वत सर्फ करने के बाद बेदम होकर एक तरफ लड़क गया। वो न जाने किस कुव्वत की बिना पर लिसाक के साथ लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके ज़हन ने लिसाक की रीढ़ की हड्डी का कड़ाका सुना, वो बेदम होकर गिर गया था और उसके ज़हन पर एक बार फिर तारीकियों ने बसेरा कर दिया। तनवीर होश में रहो, फतह मुसलमानों की है, उसे यहूदियों की फतह नहीं जाना चाहिए। तनवीर, खुदा के लिए होश में रहो। तनवीर, जोलिया की चीखती हुई आवाज तनवीर के डूबते हुए ज़हन से टकराई और तनवीर एक झटके से उठकर बैठ गया, ऐसे जैसे उसके जिस्म में लाखों वोल्टेज का ताकतवर करंट दौड़ गया हो। लिसाक अब जमीन पर सीधा बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। उसकी रीढ़ की हड्डी की कई मोरे डिसलोकेट हो गए थे और अब उसके लिए हरकत करना मुमकिन न रहा था, लेकिन वो होश में था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मस्क हो गया था। ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, लिसाक के हल्क से कराती हुई आवाज सुनाई दी। तनवीर एक लम्हे के लिए तो बैठा रहा, फिर यकलख्त उठा और तेजी से मशीन गन की तरफ दौड़ पड़ा। उसने एक झटके से मशीन गन उठा ली और घूमकर उसका रुख लिसाक की तरफ किया। इसे गोली मत मारना तनवीर, हमने उससे पूछना है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा है, जोलिया ने चीख कर कहा और तनवीर ने दांत भींचकर गन नीचे कर दी। पप पप पानी ढूंढता हूँ, पहले पानी ढूंढता हूँ, तुम ख्याल रखना, तनवीर ने डूबते हुए लहजे में कहा और फिर मशीन गन जोलिया की तरफ फेंक कर वो लड़खड़ाता हुआ जजीरे की तरफ बढ़ने लगा।
उसकी हालत वाकई बेहद खराब थी। वो इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे उसने शराब की सैकड़ों बोतलें बैक वक्त पी ली हों। उसके ज़हन पर बार बार तारीकियां यलगार कर रही थीं, लेकिन वो उन्हें बार बार झटक रहा था। इस वक्त उसकी हालत देखकर कोई भी यकीन न कर सकता था कि इस कदर शदीद जख्मी होने के बावजूद वो जिंदा भी है और चल भी रहा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना जब तक मैं कमांडर हारिस को एक्स्ट्रो तक न पहुंचा दूं। मुझे नहीं मरना। मैं तनवीर हूं, मैं डैशिंग एजेंट हूं। तनवीर खुद ही बेख्याली में बुड़बुड़ाता हुआ, अपने आप को हौसला देता हुआ, बुरी तरह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। और फिर उसे एक दरख्त की साइड में पानी की चमक नजर आ गई। पानी को देखकर तनवीर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके डूबते हुए दिल को सहारा मिल गया हो। उसने यकलख्त एक अनजानी सी कुव्वत भर गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद वो वाकई पानी के एक छोटे से गड्ढे के करीब पहुंच गया। उसमें बारिश का पानी भरा हुआ था और पानी भी खासा साफ था। वो इस गड्ढे के किनारे पर जाकर गिर गया और फिर उसने घिसट कर अपने जिस्म को आगे किया और दाएं हाथ से चुल्लू भर भर कर पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उसका डूबता हुआ ज़हन साफ हो गया। अब वो घूमकर पहलू के बल लेटा और उसने पानी से अपने पेट और बाजुओं को साफ करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपनी कमीज एक तरफ से फाड़ा और उनके टुकड़े करके उन्हें पानी में डबोकर अपने जख्मों पर रखकर बाकी कपड़े से उसने उन्हें बांध दिया। बाजू का जख्म अभी नंगा था, लेकिन तनवीर ने देख लिया था कि गोली उसके बाजू के गोश्त को काटती हुई दूसरी तरफ निकल गई थी। उसकी हड्डी बच गई थी, अलबत्ता उसे बाजू और पेट में शदीद तकलीफ और जलन महसूस हो रही थी। पेट में 3 जख्म थे, लेकिन पानी से भीगे हुए कपड़े रखने से उसको काफी आराम महसूस हुआ था। उसे अपने साथियों का ख्याल आ गया तो वो जल्दी से उठा और फिर वापस चल पड़ा। उसे पूरी तरह चला न जा रहा था। तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जोलिया बेहोश हो चुकी थी, लेकिन गन के दस्ते पर उसके हाथ मजबूती से जमे हुए थे। लिसाक आंखें खोले बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। वो तेजी से सिद्दीकी की तरफ बढ़ा और फिर उसने देखा कि सिद्दीकी के पेट में भी गोलियां लगी थीं, लेकिन जख्म 2 थे जिनमें से खून निकल रहा था। उसने एक हाथ से सिद्दीकी का हाथ पकड़ा और फिर उसे घसीटता हुआ पानी भरे गड्ढे की तरफ ले जाने लगा। जोर लगाने से उसकी हालत एक बार फिर बिगड़ने लगी, लेकिन किसी न किसी तरह उसने अपने आप को संभाले रखा और फिर थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर चश्मे तक पहुंच गया। उसने पहले तो पानी सिद्दीकी के हल्क में उड़ेला और थोड़ी देर बाद ही सिद्दीकी होश में आ गया, लेकिन तनवीर एक हाथ से चुल्लू भर भर कर उसे पानी पिलाता रहा ताकि वो पूरी तरह होश में आ जाए। क्या मम मैं जिंदा हूँ? सिद्दीकी ने होश में आते हुए बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। हाँ, तुम जिंदा हो सिद्दीकी। मैं तुम्हें कपड़ा देता हूँ, उसे भगोकर अपने जख्मों पर रख दो। फिलहाल तो यही कुछ मुमकिन हो सकता है, तनवीर ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा और फिर उसी तरह लड़खड़ाता हुआ वापस मुड़ गया। वो अब जोलिया को पानी तक ले आना चाहता था, लेकिन अभी वो रास्ते में ही था कि उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वो लहराकर जमीन पर गिर गया। सिद्दीकी को घसीट कर ले जाने की वजह से उसके जख्मों ने एक बार फिर खून उगलना शुरू कर दिया था। तनवीर, तुम्हें क्या हो रहा है? अपने आप को संभालो तनवीर, वरना मिशन कैसे मुकम्मल होगा? तनवीर ने अपने आप को खुद ही हौसला देते हुए कहा और फिर चंद लम्हे सर झटकने के बाद उसका ज़हन जरा सा साफ हो गया, लेकिन अब उसमें उठकर खड़ा होने की हिम्मत न रही थी। चुनांचे उसने जमीन पर घिसटना शुरू कर दिया। एक बाजू बेकार होने की वजह से उसे घिसटने में भी बेहद तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह घिसटता हुआ जोलिया तक पहुंच गया। लिसाक की आंखें भी बंद थीं, लेकिन उसका सांस चल रहा था। वो भी बेपनाह तकलीफ की वजह से बेहोश हो चुका था। जोलिया और कमांडर हारिस भी बेहोश पड़े हुए थे। कमांडर हारिस जोलिया से ज्यादा भारी था, इसलिए अब तनवीर के लिए उसे घसीटकर पानी तक ले जाना नामुमकिन था, लेकिन उसने जोलिया का हाथ पकड़ा और फिर वो वापस पानी की तरफ घसीटने लगा। वो साथ साथ जोलिया को भी घसीट रहा था। अब उसने बुरी तरह हाँफना शुरू कर दिया था। उसकी हालत वाकई लम्हा बे लम्हा खराब होती जा रही थी।
जोलिया का नाजुक जिस्म उस वक्त उसे बेहद भारी लग रहा था, लेकिन तनवीर होंठ भींचे मुसलसल आगे की तरफ घिसट रहा था। साथ साथ वो जोलिया को भी घसीटता। वो इंच इंच घिसट रहे थे। जोलिया के कूल्हों और रानों में गोलियां लगी थीं। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब गया था और अब उसे सांस भी रुक रुक कर आ रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल किसी भी लम्हे रुक जाएगा या किसी हवा भरे गुब्बारे की तरह फट जाएगा। जहन किसी लट्टू की तरह चकरा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलसल खुद भी घिसट रहा था और जोलिया को भी घसीट कर लिए जा रहा था, एक अनोखी और नाकाबिले यकीन हिम्मत से। और अभी उसने आधा सफर ही तय किया था कि सिद्दीकी उसके करीब पहुंच गया। वो अपने कदमों पर चलकर आ रहा था। ओह ओह, तुम्हारा क्या हाल हो गया है तनवीर? ठहरो, मैं जोलिया को लेकर जाता हूँ। मेरी हालत अब खासी संभल गई है। सिद्दीकी ने करीब आकर तनवीर की हालत देखते हुए चीख कर कहा, अगर तुम ठीक हो तो कमांडर हारिस को ले आओ। उसके होश में आने से काफी मसला हल हो जाएगा। जोलिया की फिक्र न करो, मैं जोलिया को ले जाऊंगा, तनवीर ने रुक रुक कर कहा। और सिद्दीकी एक लम्हा खामोश रहा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। तनवीर ने कुछ देर सांस लेकर एक बार फिर जोलिया को घसीटना शुरू कर दिया और अभी वो पानी से कुछ दूर थे कि जोलिया की कराह सुनाई दी। वो एक बार फिर होश में आ रही थी। तनवीर रुक गया था। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। तनवीर, ग्रेट तनवीर, तुम मुझे इस हालत में यहाँ तक ले आए हो। ओह तनवीर, तुम अजीम हो, मेरी तवक्कुआत से भी ज्यादा अजीम। जोलिया ने होश में आते ही तनवीर की इंतहाई खस्ता हालत देखी तो बेख्तियार चीख पड़ी, जज जोलिया, हमें हिम्मत करनी है अपने लिए, इमरान के लिए, मुसलमानों के लिए, ये हमारा फर्ज है। तनवीर ने मुंह जमीन पर टिकाते हुए रुक रुक कर कहा, पानी, ओह पानी की चमक। अचानक जोलिया की मुसरत भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, पानी का गड्ढा है, तनवीर ने सर उठाते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहा और एक बार फिर उसे घसीटने के लिए जोर लगाया। ओह, तुम मत घसीटो, अपने आप को संभालो, मैं खुद घिसटती हूँ, जोलिया ने कहा और फिर कोहनियों के बल घिसटती हुई वो आगे बढ़ने लगी। वो अपने जिस्म को अपनी कोहनियों के जोर से घसीट रही थी और तनवीर को जब तसल्ली हो गई कि जोलिया पानी तक पहुंच जाएगी तो उसने अपने जिस्म को मोड़ा और वापस चल पड़ा। वो जोलिया को इंतहाई में अपने जख्म साफ करने का मौका देना चाहता था और जब घिसटता हुआ वो वापस पलटा तो उसने सिद्दीकी को कमांडर हारिस को झंझोड़ते हुए देखा। हाँ, इसे सिर्फ चोट लगी है, इसे झंझोड़ो, ये होश में आ जाएगा, तनवीर ने कहा और तेजी से उस तरफ बढ़ गया जहां मशीन गन पड़ी हुई थी। उसने उसी तरह मशीन गन उठाई और वापस लीसाक की तरफ घिसटने लगा। लीसाक बेहोश पड़ा हुआ था। अब तनवीर सोच रहा था कि उन्हें जल्द अज जल्द इस जजीरे से निकलना चाहिए। उन सबको फौरी तिबी इमदाद की अशद जरूरत थी और लीसाक जो उसके सामने मिसाइल के जरिए से जजीरे से निकला था, उसकी यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि वो किसी लॉन्च या किश्ती के जरिए ही यहाँ पहुंचा है। वो अब लीसाक से यही मालूम करना चाहता था। वो लीसाक के करीब पहुंचकर रुका, चंद लम्हे सांस बराबर करता रहा, फिर आहिस्ता से उठकर बैठ गया। दूसरे लम्हे उसने एक हाथ से गन पकड़कर लीसाक के जबड़े पर उसका दस्ता जोर से मारा। 2-3 ज़रबों के बाद ही लीसाक चीखकर होश में आ गया। उसने बेख्तियार फड़कना चाहा, लेकिन असाब और जिस्म ने उसका साथ नहीं दिया था। वो अब दहशत ज़दा नजरों से तनवीर को देख रहा था। तनवीर का चेहरा देखकर उसके ज़हन में धमाके हो रहे थे। तनवीर के चेहरे की हालत बता रही है कि वो बैक वक्त मर भी रहा है और जिंदा रहने की कोशिश भी कर रहा है। किस तरह आए हो तुम? बोलो, हमें फौरी तिबी इमदाद चाहिए। और सुनो, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम हमें किसी जगह से तिबी इमदाद मुहैया कर दो तो हम तुम्हें भी ठीक कर देंगे और तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। ये मुसलमान का वादा है।
तनवीर ने लहराते हुए अंदाज में कहा। और अगर मैं ना बताऊं तो, लीसाक ने कहा। तो फिर तुम्हें यही पड़े सिसक सिसक कर मर जाओगे। ऐसी हौलनाक मौत जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम तो चट्टान पर बैठकर एक बार फिर समुद्र में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम समुद्र में डूबकर फौरन मर जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ बेहिस्सो हरकत मरोगे। उसका तसव्वुर तुम खुद कर सकते हो, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, मैं बताता हूँ। शुमाल की तरफ मेरी लांच मौजूद है, तुम उसके जरिए टापू तक पहुंच सकते हो। वहां मेडिकल बॉक्स मौजूद है, मुकम्मल तिब्बी इमदाद, लेकिन वादा याद रखना, मुझे यहाँ छोड़कर न जाना, लीसाक ने कहा। वादा वादा ही होता है लीसाक, तुम फिक्र न करो, हम वादा पूरा करेंगे। हम ऐद निभाने वाले लोग हैं, ऐद शिकन नहीं है, तनवीर ने कहा। लांच और तिब्बी इमदाद का सुनकर उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। उसी लम्हे कमांडर हारिस की करास सुनाई दी और वो एक झटके से उठ बैठा। कुक कुक, क्या हुआ? ओह तनवीर, ओह तुम जिंदा हो? ओह खुदा का शुक्र है, ये लीसाक पड़ा है। क्या हुआ, इसे मर गया? कमांडर हारिस ने इधर उधर देखते हुए बौखलाए हुए लहजे में कहा। कमांडर हारिस, जल्दी करो, हम सब की हालत बेहद खराब है। उधर शुमाल की तरफ लीसाक की लांच मौजूद है, वहां जाकर लांच को इस तरफ ले आओ। हमने फौरी तौर पर यहाँ से जाना है, तनवीर ने कमांडर हारिस से कहा। ओह अच्छा अच्छा। कमांडर हारिस एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ शुमाल की तरफ बढ़ गया। तनवीर वहीं लेट गया, सिद्दीकी भी लेटा हुआ था। अब उसके सिवा वो और कर भी क्या सकते थे। न जाने कितनी देर बाद उन्हें कमांडर हारिस की आवाज सुनाई दी। मैं लांच ले आया हूं, कमांडर हारिस ने कहा। पहले इमरान और खावर को लांच में मुंतकिल करो, फिर इस लीसाक को उठाकर ले जाओ। उसने हमें वहां तक पहुंचाना है जहां तिब्बी इमदाद मौजूद है। फिर जोलिया और सिद्दीकी को ले जाओ, मैं घिसट घिसट कर पहुंच जाऊंगा, तनवीर ने कहा। मैं खुद चला जाऊंगा, सिद्दीकी ने उठते हुए कहा और तनवीर भी उठ खड़ा हुआ। इन दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे के बाजू पकड़े और एक दूसरे को सहारा देते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।